पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं। अब आप जानते हैं कि हम इस शो पर ज्यादा मुकामी सियासत के बारे में नहीं बात करते, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना जरा हटके की रूटीन से थोड़ा सा हटके काम किया जाए। तो और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज फहद हुसैन साहब। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका यह है कि आपको पता है कि पिछले रोज अडियाला जेल के बाहर पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के बीच में कुछ झड़पें हुई, जब खान साहब की बहनों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद एक थोड़ा सा बटन चार्ज भी हुआ वहां पर क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। लेकिन एक तो है ये झड़पें और दूसरी जानिब हैं वो झड़पें जो पीटीआई की क़यादत के बीच में हम देख रहे हैं। अगेन हम जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन लग रहा है कि बज़ाहिर इनमें शिद्दत आती जा रही है। जब अलीमा साहिबा को रोका गया तो इसके बाद पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर इमरान खान साहब की बहनों को उनको मिलने से इजाजत नहीं दी जा रही तो वो पीटीआई लीडर्स जिनका नाम अप्रूव्ड लिस्ट पे नहीं है, एक लिस्ट जारी की गई थी कि इनकी मुलाकात हो सकती है खान साहब के साथ, उनको भी फिर अडियाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनकी बहनों को इजाजत नहीं मिल रही तो बाकी जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो भी इमरान खान से जाकर ना मिलें। अब बज़ाहिर इनका इशारा था बैरिस्टर गौहर और अली जफर की जानिब, और फिर बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से एक जवाब भी आया, कुछ तल्ख कलामी भी आप कह सकते हैं हो रही है कि जी ये कोई पार्टी का फैसला नहीं है, और अगर ऐसी बात है कि किसी को नहीं मिलना चाहिए तो 25 मार्च को सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से क्यों मुलाकात की, क्योंकि उस वक्त भी अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की बाकी बहनों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। तो यहां पर क्या पक रहा है, हमें ज्वाइन करते हैं फहद हुसैन साहब। हम जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है, हमने माजी में भी कई, आपको पता है, प्रोग्राम्स हुए हैं, बहुत इस पर एनालिसिस भी हुआ है कि क्या पीटीआई का इंटरनल हाउस डिवाइडेड है और मजीद डिवाइड होता जा रहा है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मौजूदा मुबैना रिफ्ट्स हैं आपकी नजर में कितनी सीरियस हैं? शुक्रिया अजरार और उसद साहब, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। देखिए मेरे ख्याल में ये जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये अरसा दराज से चल रहे हैं। बल्कि अगर आप जाएं चंद साल पहले अर्ली डेज में तो तब भी आपको याद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन और असद उमर, उनके दरमियान भी कुछ ना कुछ चपकलिश है वो चलती रहती थी। लेकिन इस बार ये जो भी आपने बात की कि कितना सीरियस है, मुझे ये लग रहा है, और मैंने चंद जो पीटीआई के लोगों से बात भी की है, तो एक असेसमेंट ये हो रही है कि ये इतना सीरियस झगड़ा और इतना वाइड स्प्रेड झगड़ा जो है वो पहले शायद नहीं हुआ, और उसकी बहुत सारी वजूहत होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में प्राइमरी वजह यही है कि क्योंकि कोई सेंट्रल लीडर नहीं है इमरान खान की एब्सेंस में, तो उससे ये जो बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर्स थे, जो बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइंस थी जो पहले दबी भी थी, सब सरफेस थी, वो जो है वो बिल्कुल उभर कर सामने आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी, फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी, और पंजाब में तो झगड़े चल ही रहते हैं। तो ये तीन जगह तो बिल्कुल क्लियरली जहां पे पीटीआई की प्रेजेंस है वहां पे ये मामलात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। और अब क्योंकि सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन के दरमियान पब्लिकली ये काम हो रहा है, क्लियरली जो जमात है उसका ये प्रॉब्लम नंबर 1 बन गया इस वक्त। अच्छा, तो अब अगर हाउस डिवाइडेड है, और बिल्कुल आपकी बात सही है ना, वो क्या कहते हैं ना, व्हेन द कैट्स अवे द माइस विल प्ले, तो यहां पर कुछ यूं ही लग रहा है क्योंकि कैट तो अडियाला जेल में है। तो अब हमने रमज़ान के दौरान कई बार ये सुना है पीटीआई की जानिब से कि जी रमज़ान के बाद, ईद के बाद एक बार फिर हम एक स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे, और जिसमें उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि JUIF भी उनके साथ शामिल हो। तो अगर इस तरह मतलब सेक्रेटरी जनरल और सलमान अकरम राजा, इंटरिम चेयरमैन के बीच में भी लड़ाई चल रही है, तो आपको कितना मुमकिन लग रहा है कि कोई मतलब मौसर एजिटेशन इस तरह की सूरत हाल में क्या मुमकिन है? नहीं, बहुत कम उसके इम्कानात नजर आ रहे हैं, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो पहली बात तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि ये जो अंदरूनी उनके इख्तलाफात हो गए हैं, इससे तमाम तर जो फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से हटकर वो न्यू पर आ गया है।
तो एक तो वो मसला खड़ा हो गया है। दूसरा ये कि जब आपका अपना हाउस इतना डिवाइडेड हो तो उसमें आप किस तरीके से वो मोबिलाइजेशन कर सकते हैं जिसके जरिए आप वो एहतजाज करें जिससे कोई प्रेशर भी पड़े हुकूमत पर या एस्टैब्लिशमेंट पर। तो ये तो हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर ये है कि जो मौलाना फजल रहमान से इनका मामला तय होने थे वो अभी तक तो जो रिपोर्टें आ रही हैं कि ऐसी कोई खास पेशरफ नहीं है, खामोशी है। और अगर वो नहीं होता तो फिर वो स्ट्रीट पावर जिसकी जरूरत है इनको वो भी उनको नहीं मिलेगी। और चौथा फैक्टर ये है कि जो ग्रैंड अलायंस में जो बाकी जमातें थी जिसको शायद अब्बासी साहब उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे वहां भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो ये अगर आप ये तमाम फैक्टर्स को सामने रख रहे हैं तो इस वक्त कम से कम इन द नियर फ्यूचर तो ये नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई जो है वो किसी भी तरह का कोई एहतजाजी मुहिम लॉन्च करने की पोजीशन में है। अच्छा, अब इसमें एक और फैक्टर भी है ना कि पिछली दफा जब किया था नवंबर में तो हमने देखा कि किस तरह वहां पर लिहाज से जबर का इस्तेमाल भी हुआ था, उसको क्रश किया गया था, वो बैक ट्रैक हो गए। लेकिन एक और फैक्टर भी है और उस पर आपने भी आज आपका जो ये 5 पॉइंट एनालिसिस है उसमें भी शायद आपने जिक्र किया है या फिर उससे पहले जो आपका कॉलम आया था बिजनेस रिकॉर्डर में कि इस वक्त गर्मी में खराब होने के लिए कोई शायद तैयार नहीं है। इन पंजाब, क्योंकि पंजाब ही मरकज होगा ना इस एहतजाज का, मुमकिन एहतजाज का। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि वहां पे तो इतनी गर्मी है कि शायद स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं। तो अब ये बात करना थोड़ा सा अजीब लगता है अक्सर लोगों को, लेकिन ये भी तो एक फैक्टर होता है ना, मैस मोबिलाइजेशन। इस तरह के टेम्परेचर्स में आप कैसे करोगे? कह रहा हूं मुझे याद आ रहा था, आप दोनों ने भी तारीख पढ़ी हुई है कि वो जो वेदर का जो रोल होता है कि वो नेपोलियनिक वॉर्स में जब वो नेपोलियन साहब घुस गए थे रूस में तो अल्टीमेटली तो वो जो रशियन विंटर थी वो उनको पड़ गई थी और वो कहा जाता था कि ही वाज डिफीटेड बाय जनरल विंटर। तो यहाँ हम जनरल समर तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जनरल का लफ्ज आने तो कॉनोटेशन चेंज हो जाती है। लेकिन जो गर्मियों का मौसम है वो बिल्कुल आ रहा है और इस बार बड़ी शिद्दत से गर्मी आ रही है जो वार्न की जा रही है। तो मेरे ख्याल में जो एहतजाज का मौसम भी होता है वो भी गुजरता जा रहा है। तो लगता यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइमिंग भी गड़बड़ हो गई है और उनकी जो इंटरनल कोहेजन थी वो भी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, तो दूसरी जानिब फहद, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर गवर्नमेंट हैज द अपर हैंड? आई मीन हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आई है, अब इसको किस हद तक सस्टेन किया जा सकता है वो शायद एक और सवाल है। लेकिन ऑन पेपर अगर हम देखें इस वक्त तो डज द गवर्नमेंट हैव द अपर हैंड? देखिए, गवर्नमेंट का अपर हैंड हमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही थी, जो अहदाफ उन्होंने अपने लिए रखे थे पिछले साल, यानी साल से आप करने, उसमें से कोई एक भी है जो पूरा नहीं हो पाया। जितने उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किए, एहतजाज हो, धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, रेमिटेंसेस वाला बॉयकॉट हो, मुज़ाकरात हो, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। और उन तमाम मामलात का जो एक सेंट्रल हदफ था और है, जो तहरीक इंसाफ वाले खुद भी इस वक्त एक्नॉलेज करते हैं कि जी इमरान खान साहब को जेल से निकालना। अब इनमें से जितने भी जो उनके इंटेंडेड आउटकम्स थे वो पूरे नहीं हुए। तो पीटीआई की जो सियासत है उसका वो इस वक्त रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है और इमरान खान साहब की जो रिहाई के इम्कानात हैं वो रोशन होने की बजाय शायद मध्यम हो गए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मुझे कई एक्चुअली तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये कहा है कि जी हमारी गलत पॉलिसीज की बुनियाद पे या इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की बुनियाद पे लगता यूं है कि अब खान साहब के निकलने के इम्कानात जो हैं वो कम हो गए। अब अगर वो कम हो गए तो क्लियरली गवर्नमेंट इज ऑन टॉप, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। खासतौर पे जब से जो इनके आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, तमाम तर फोकस जो है वो न सिर्फ पार्टी का फोकस बल्कि मीडिया का फोकस भी जो है वो उनकी लड़ाई झगड़ों पे चला गया है। गवर्नमेंट के पास से हीट जो है वो हट गई है। मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट इस टाइम काफी रिलैक्स लग रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एस्टैब्लिशमेंट की आपने बात की तो एक और जो बात होती है जो हमेशा यही चल रही होती है, क्या पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुमकिन है? अब साहब यहाँ पर दाखिल होते हैं आजम स्वाति साहब, जिनकी अभी हाल में एक वीडियो आई है और वो कह रहे हैं कि जी मुझे बिल्कुल खान साहब ने खुद ये शायद ड्यूटी दी है कि आप जाके मुज़ाकरात का आगाज करें, आप मतलब सालिसी करें या जो भी आप मेरी रिप्रेजेंटेशन करें। तो यार ये क्या पक रहा है और कौन पका रहा है यहाँ? अच्छा, इसमें अब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि, और वो रिपोर्ट्स वेरीफाई कर दी कल जब अली जफर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने बाहर निकले कहा कि खान साहब ने कहा है कि मैंने तो आजम स्वाति को कहा है कि अगर आप कर सकते हैं बात तो जरूर करें।
सो उस तरफ से तो विलिंगनेस नजर आ रही है, लेकिन उस विलिंगनेस की के आगे दो मेरे ख्याल में ऑब्स्टिकल्स हैं। पहला तो ये है कि आजम स्वाति साहब किस लेवल पे बातचीत कर सकते हैं। अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ टीम अप करके और वो जो ऑलरेडी कोशिशें कर रहे थे उसमें जोड़ दें तो ठीक है, शायद कुछ मुमकिन हो जाए। लेकिन उससे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि दूसरी साइड से अभी तक कोई ऐसी इशारा नहीं मिला कि वो इंटरेस्टेड हैं किसी भी हवाले से बातचीत करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमजोर हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर वो मुज़ाकरात में भी जाते हैं तो वो एक कमजोर पोजीशन से जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि दूसरी तरफ की कैलकुलेशन ये है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वेट करते हैं ये मजीद अपनी पोजीशन खराब करेंगे और हमें मुज़ाकरात करने की या बातचीत करने की या इनको रिलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो इम्बैलेंस हुआ है पॉलिटिकल पोजीशन में, उसकी बुनियाद पे मेरे ख्याल में कि दूसरी तरफ से इंटरेस्ट भी लूज हो गया है फिलहाल बात करने में। सही। अच्छा, मैं फहद एक सवाल जो पीछे डिस्कशन हम छोड़ आए हैं उसी से जोड़ना चाहता हूँ। अलायंस की बात हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस, गर्मियों का मौसम, वो सब बातें तो हो गई। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान की जगह हूँ या महमूद ख़ान अशरफजई की जगह हूँ और मेरे सामने ये डिमांड रखी जाए कि भाई साहब तहरीक चलानी है एक नुकाती एजेंडे पे और वो है इमरान खान की रिहाई, तो वाई शुड आई बी इंटरेस्टेड इन इट? बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए इन्होंने नाम जो है उसका वो बड़ा ग्रैंड साउंडिंग नाम रखा था अलायंस का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, आइन पाकिस्तान। लेकिन उसके नीचे जो तजादात हैं वो एग्जैक्टली वही हैं वुसत साहब जिसका भी आपने जिक्र किया, कि दूसरी तरफ से जो जमातें हैं वो भी ये कंप्लेन करती हैं कि इस वन पॉइंट एजेंडा जो पीटीआई में कहती है कि वो ना तो ऑब्वियसली हमारे वो सियासत से सूट करता है। दूसरा ये भी है जो एक और बड़ा इशू जो बार बार सुनने को मिलता है, तो वो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस टाइम फैसला साज कौन है, क्योंकि इमरान खान साहब से अगर एक्सेस बंद हो जाए फिर कौन एक शख्स है जो ये गारंटी दे सकता है कि जी जो मैं कह रहा हूं वो वही पार्टी पॉलिसी है, और उसका जवाब अभी तक उनको मिल नहीं पाया। तो इस वजह से मेरे ख्याल में दूसरी साइड से भी थोड़ा सा दे ट्राइंग टू बी अ बिट कॉशियस कि जी इस पार्टी में जो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसमें अगर हम उनके साथ जुड़ते हैं तो कहीं हमारा जो एक पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है वो भी कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में फिलहाल हमें कोई मुस्बत किस्म की पेशरफ नजर आ नहीं रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहद। इसके साथ ये भी ऐड करूं कि वो मेरे पास क्लिप नहीं है, लेकिन अभी जो पीटीआई के ओवरसीज़ पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर रहनुमा हैं साहिबजादा जहांगीर उर्फ चीको ऐसा कुछ है, मुझे याद पड़ता है ये हज के मौके पे भी कहीं ऐसा कुछ वहाँ पर भी नुमाया थे। बिल्कुल, और अभी वो मिस्र में हैं। अच्छा। और उनकी एक वीडियो आई है जो वो रेड सी पर खड़े होकर वहाँ पर तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 10 कमांडमेंट्स की ड्रेसिंग में, जी कुछ ऐसा ही, वहाँ पर वो दुआ मांग रहे हैं। तो एहतजाज अगर कामयाब नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये दुआ कबूल हो जाए। हाँ, लेकिन मैं चीकू साहब की इसलिए भी इज्जत करता हूँ बिल्कुल कि फ़र्ज़ करो मैं उनकी जगह हॉलीडे पे जाऊँ किसी ऐसी जगह पे और वहाँ कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिल जाए तो उसको मैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल करूँ, तो दिस इज़ इंटेलिजेंस। एक और इंटेलिजेंस ये भी है कि अगर वैसे उसने कोई तस्वीर भेजी होती ना कि यार ये देखो पीछे मेरे स्फिंक्स है या ये मैं कायरा के बाजार में रेड सी पे खड़े हो, तो लोग गालियां देते हैं यार तुम्हारा लीडर जेल में और तू वहां पे पार्टी कर रहा है, ये क्या सी। हाँ, बोहरा कुलज़म पे खड़े होकर उन्होंने दुआ, बहुत बड़े ड्रामेटिक वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप जरूर अल्लाह कबूल करने वाला बिल्कुल देखें।